नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 8 की। इतिहास का अध्याय 8 जिसका शीर्षक है महिलाएं, जाति एवं सुधार। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट होता है, यह जो पूरा का पूरा अध्याय है यह महिलाओं पर केंद्रित होने वाला है। इसमें कुछ समाज सुधारकों का जिक्र हम करेंगे और किस तरह से उन्होंने समाज में परिवर्तन लेकर के आए कुरीतियों को दूर किया, इसके विषय में हम जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस अध्याय की शुरुआत करें, मैं आपके सामने एक रूपरेखा रखूंगा जिससे कि हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इस अध्याय में मुख्य रूप से हम क्या कुछ खास है जो देखने वाले हैं। दोस्तों, हम इसमें राजा राममोहन रॉय के विषय में सबसे पहले जानेंगे, जिनका समय अगर हम बात करें तो 1772 से लेके 1833 के बीच में आता है। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था ना कि ब्राह्मो सभा, जिसे बाद में ब्राह्म समाज के नाम से भी जाना गया, उसके नाम से एक संगठन बनाया था। आप ऐसा समझिए कि एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ये एक समाज सुधारक कहलाए। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, इसके ये पक्षधर थे। ठीक है ना। इन्होंने विधवा औरतें जो थी उनको सती प्रथा से बचाने की एक मुहिम छेड़ दी। यह क्या होता है, अगर आपने नहीं पहले पढ़ा है तो आप निश्चिंत रहिए, इस अध्याय में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। राजा राममोहन राय के बाद में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी इस अध्याय में जानने वाले हैं। इन्होंने क्या किया था ना कि विधवा विवाह जो था उसका समर्थन किया था। भाई, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको तो जला दिया जाता था अपने पुरुष की चिता के साथ ही, है ना, सती प्रथा। लेकिन विधवाओं को भी विवाह करने की अनुमति है, ऐसा इन्होंने लोगों को इस दिशा में मोटिवेट किया। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयास थे जिससे 1856 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया था। ठीक है ना। इसके बाद बहुत जोर दिया गया महिला शिक्षा के ऊपर। कलकत्ता में जो विद्यासागर थे और बम्बई में कुछ अन्य सुधारक थे, इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों के नाम भी आते हैं। इन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिला शिक्षा पर जोर दिया। और भोपाल की जो बेगमें थी उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। एक नाम आता है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने क्या किया था कि कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल खोल दिए थे। फिर समय आता है 1880 का। इसके दशक तक आते आते हुआ ये कि जो भारतीय महिलाएं थी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लग गई थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गई थी। ठीक है ना। और इसके बाद में बाल विवाह के विरुद्ध एक कानून आया, वह भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जाति और समाज सुधार किस प्रकार से हुआ, और इसके बाद में हम मुख्य रूप से इस अध्याय में जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में, है ना। ये एक महार परिवार में पैदा हुए थे और इन्होंने जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को बचपन से देखा था। ठीक है ना। जब भी हम हमारे भारतीय संविधान का जिक्र करते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है ना। तो अंबेडकर जी के विषय में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पेरियार के विषय में जानेंगे। पेरियार मतलब ईवी रामास्वामी नायकर, है ना। और इसके बाद में डेरोजियो और यंग बंगाल, ये सब हम इस अध्याय में जो है जानने वाले हैं। एक प्रार्थना समाज का भी जिक्र इसमें आएगा। फिर अलीगढ़ आंदोलन क्या था वह भी हम जानेंगे। तो ये जो अध्याय है ये बहुत ही रोचक होने वाला है और जानकारी इसमें हमें बहुत कुछ मिलेगी, तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ना। शुरुआत होती है इसकी इस पैराग्राफ से जिसमें लिखा हुआ है कि क्या हमने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। कल्पना कीजिए, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है पिछले अध्यायों में, हम यही कुछ तो पढ़ते आ रहे हैं। और 2 अध्याय पहले ही हमने यह पढ़ा था कि विद्यार्थियों का जीवन कैसा था, क्या असर पड़ा, है ना। तो अब हम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि 200 वर्ष पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। दोस्तों, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो आज क्या होता है ना कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है उनमें भी ज़्यादातर लड़कियां जो है वो स्कूल जाती हैं, है ना। हम सब साथ मिलकर के पढ़ाई करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, खेल कूद करते हैं। और इनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ जो है लड़कियां पढ़ती है, कोएड स्कूल्स जो होते हैं, है ना। फिर जब वे बड़ी हो जाती है तो उनमें से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो कॉलेजों में पढ़ती हैं, विश्वविद्यालयों में जाती हैं और अलग अलग प्रकार की नौकरियों में जो है काम करती हैं, नौकरियां प्राप्त करती हैं। दोस्तों, हमें यह भी पता है कि कानूनन जो है शादी के लिए यानी विवाह के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है। कानून के अनुसार एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से वो शादी कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जो विधवाएं हैं ना वह भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं
वोट डाल सकती हैं, है ना, चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से ही मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती जिसके साथ उन्हें अपना जीवन यापन करना है। दोस्तों, आज से अगर मैं बात करूं ना 200 साल पहले की, तो आप समझिए कि हालात जो थे ना वो बहुत ही अलग थे। क्या थे कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के जो पुरुष थे वो एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे, पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं, यानी पति को कुछ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई किसी भी कारण से, तो पत्नी को भी पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सुनने में आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच में होता था। दोस्तों, इस तरह से स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर फिर बाद में उनका महिमा मंडन किया जाता था, उन्हें महिमा मंडित किया जाता था। दोस्तों, सती को समझिए, सती शब्द का अर्थ क्या है? सती शब्द का जो अर्थ है ना वही होता है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार दोस्तों बहुत ही सीमित थे। शिक्षा तक तो महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार ऐसा समझिए कि था ही नहीं। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का ऐसा विश्वास भी था दोस्तों कि अगर औरतें जो हैं वो पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बॉलथ्रॉजर सॉल्विन एक चित्रकार हैं और उन्होंने 1813 में सती के ऊपर यह चित्र बनाया है जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में आने वाले जितने भी यूरोपीय चित्रकार थे उन्होंने सती की बहुत सारी तस्वीरें बनाई और उनमें से यह एक चित्र है जो आप अभी देख सकते हैं। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। दोस्तों, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। जैसे अभी जो हमने पढ़ा उसके आधार पर अगर हम बात करें ना कि सिर्फ महिला और पुरुष के बीच में ही फर्क था, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर इलाकों में क्या होता था ना कि लोग अलग अलग प्रकार की जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय खुद को क्या करते थे, ऊंची जाति का मानते थे उस समय। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जो जातियां थी जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, इनका स्थान आता था। दोस्तों, इसके बाद में काश्तकार, बुनकर, कुम्हार ऐसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी और यहाँ से जन्म लेता है भेदभाव। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का भी इसकी भी अनुमति नहीं थी। जो सवर्ण जातियाँ कहलाती थी उनके इस्तेमाल वाले कुओं से ये पानी भी नहीं पी सकते थे निकाल करके। और ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले जो घाट तालाब होते थे ना, वहाँ पर इनको नहाने की, स्नान करने की भी छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। अब ये किस प्रकार से हुआ, इस कहानी को समझने के लिए हमें इस अध्याय में आगे बढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, इस शीर्षक को देखिए, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। शुरुआत होती है 19वीं सदी की, सन आता है 1800 का। सामाजिक रीति रिवाज जितने भी थे और मूल्य मान्यताएं थी, इससे संबंधित बहस या मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप धीरे धीरे हमें बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह जो थी ना दोस्तों, वो यह थी कि उस समय ना संचार के नए नए साधन उपलब्ध हो रहे थे, नए नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें आई, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं आदि छप रही थी। और ये चीज़ें सिर्फ अगर हम कहें कि पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, ऐसा ही नहीं है, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। दोस्तों, आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि
हम एक क्रम में वीडियो डाल रहे हैं, चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो यदि कोई पिछला वीडियो आपने ना देखा हो तो मेरी आपसे अपेक्षा रहती है कि आप वो सारे वीडियोस देखने के बाद ही अगले वीडियो पर आते हैं, क्योंकि इतिहास जो है ना वो कोई विषय नहीं है, वो एक कहानी है जो हमेशा से चलती आ रही है। यदि आप पूरा इतिहास एक क्रम में पढ़ेंगे ना तभी इसका आनंद आएगा और आपको इस कहानी में मज़ा भी आएगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अपनी भाषाओं में उस समय लिख भी सकते थे दोस्तों, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। अगर हम बात करें नए शहरों की तो यहाँ पर तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे जो होते हैं ना, उन पर पुरुषों, कभी कभी तो महिलाओं, इनके बीच में भी चर्चा होती रहती थी। और दोस्तों ये जो चर्चाएं थी ना, ये आम जनता तक के पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। दोस्तों इस तरह की जो बहसें थी ना, वो अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से ही शुरू होती थी। इन्हीं से इनका प्रारंभ होता था। फिर जैसा कि मैंने अध्याय की शुरुआत में बताया था, हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे सबसे पहले समाज सुधारक के तौर पर। तो राजा राम मोहन राय, इस पैराग्राफ में जिक्र दिया है, 1772 से 1833 के बीच की कहानी है। इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। आप इस नाम को याद रखने का प्रयास करें, ब्रह्मो सभा, है ना। इसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। दोस्तों राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मान्यता थी वो ये थी कि समाज में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है और अन्यायपूर्ण जितने भी तौर तरीके हैं उनसे छुटकारा पाना भी उतना ही ज़रूरी है। इनके क्या विचार थे? इनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को ना प्रेरित किया जाना चाहिए, इस बात के लिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ दें और जीवन जीने के जो नए ढंग हैं, नए तरीके हैं, उनको अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, है ना। आधुनिकता को स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस की जो फीलिंग है वो उनके अंदर आए। दोस्तों राम मोहन रॉय, ये चित्र आप इनका देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेम्ब्रांड पील ने बनाया था 1833 में। दोस्तों राम मोहन रॉय जो है वो देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर हुआ करते थे, है ना, यानी उसके पक्ष में थे। दोस्तों राम मोहन रॉय ने इस बारे में भी लिखा है कि किस तरह से महिलाओं को ज़बरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। दोस्तों अब हम इस शीर्षक पे आ गए हैं कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। दोस्तों अभी हम राम मोहन राय की बात कर रहे हैं तो वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है ना। जैसा अभी हमने पढ़ा उसके अनुसार तो ऐसा ही था, है ना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। आप उन्हें भाषाविद भी कह सकते हैं। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया दोस्तों कि जो प्राचीन ग्रंथ है ना, उनमें विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है। जैसा कि हमने अध्याय 7 में भी यह पढ़ा था कि 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या हुआ कि बहुत सारे जो अंग्रेज़ अफसर थे ना, वो यही चाहते थे कि भारतीय परंपराएं, रीति रिवाजों की आलोचना हो, मतलब वो ये करने भी लग गए थे। और राम मोहन राय के विचारों को वो सही मानते थे क्योंकि उनके एक विद्वान व्यक्ति के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठा थी। और इसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई ना, जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी, उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। दोस्तों इस चित्र पर नज़र डालिए, कुंडों पर झूलने का त्यौहार। दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल होता था, लोकप्रिय त्यौहार था। इसमें क्या होता था कि भक्त जो होते थे ना, वो पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से
कष्ट सहने का अभ्यास करते थे, तकलीफ़ें देते थे खुद को। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहा तो उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। खुद को कष्ट दिया जाता था। दोस्तों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्रोत 1, जो इस शीर्षक के अंतर्गत है कि पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते हैं। मैं शब्दशः इसको आपके सामने पढ़ने का प्रयास करूंगा ताकि एक एक शब्द पूरी भावनाओं की गहराई के साथ आपके भीतर मन में उतर सके। दोस्तों, राम मोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण इसे समझिए। सती समर्थक औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बांध देते हैं। अब सती विरोधी क्या थे ये समझिए। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? दोस्तों, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दे दिया था। दोस्तों, अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव भी मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार ही कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरशेलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवी थे और सुधारक, इन्होंने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। दोस्तों, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। दोस्तों, यह चित्र को देखिए, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। ये इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। ये हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, इस शीर्षक को पढ़ते हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में ऐसे बहुत सारे अन्य सुधारक थे जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को डर था, भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। दोस्तों, स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर ही रहना चाहिए। और दोस्तों, इसी के परिणाम से 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। दोस्तों, कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या हमें याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में हमने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? क्या पढ़ा था? वह ऐसी महिला में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था, है ना? दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और
ज्योतिराव फूले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी, है ना। और इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। दोस्तों, हिंदू महाविद्यालय की ये छात्राओं का चित्र है 1875। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना विषय की गंभीरता को। हिंदू महिला विद्यालय से ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। दोस्तों, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। फिर समय आया दोस्तों 20वीं सदी का। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले किया, अहम भूमिका अदा की। जैसे अगर मैं बात करूं तो भोपाल की जो बेगमें थी ना, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले और बेगम रुकैया सखावत का यहाँ पर नाम आता है, रुकैया सखावत हुसैन। ये भी इसी दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने क्या किया कि कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका यह मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। दोस्तों, 1880 के दशक की बात करते हैं। यहाँ तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लग गई थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये नाम आप याद रखेंगे, ताराबाई शिंदे। दोस्तों, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का ऐसा मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी कि उनके जो हालात थे और उनकी जो हालत थी वो कितनी ख़राब थी। दोस्तों, उन्होंने पूना में एक किताब भी लिखी थी, उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही थी महिलाएं जो हैं उनको पनाह दी जाती थी। दोस्तों, महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी जो है उसको चला सकें। अब जाहिर है कि इन सब बातों से क्या होगा कि जो रूढ़िवादी खेमे के लोग हैं वो काफ़ी आग बबूला हुए तो होंगे, है ना। जब भी हम समाज में दोस्तों कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं ना, या बात करते हैं परिवर्तन लाने की, तो अक्सर उस परंपरा को जो अनुसरण करते आए हैं वो उनके विरोध का सामना जो है हमें करना होता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों की। इनको ऐसा लगने लग गया था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके को अपना रही हैं और इससे हिंदू संस्कृति जो है ना वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी, परिवार के जो संस्कार है वो नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी जो थे वो इन बदलावों के नतीजों को लेकर बहुत ही चिंतित थे। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये पंडिता रमाबाई का चित्र है। दोस्तों, किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले महिलाओं ने और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत की अगर हम बात करें ना, तो उससे ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह वो बनाने लग गई थी। और उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में क्या किया कि इसके बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और जो समाजवादी आंदोलन थे उसमें वो हिस्सा भी उन्होंने लिया। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आता है। ये ऐसे नेता थे जिन्होंने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया।
राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर देना चाहिए। दोस्तों, यह एक और स्रोत है जिसे मैं आपके सामने शब्दशः पढ़ने वाला हूं ताकि आप इसे समझ पाएं। शीर्षक है जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने दोस्तों लिखा था, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहलहाते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना। दोस्तों, यह स्रोत को पढ़ करके आप महिलाओं की दुर्दशा का अनुमान तो लगा ही सकते होंगे, है ना? कल्पना की ही जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जानकारी है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। दोस्तों, महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ जो थी वो और ज़्यादा मजबूत होती चली गई। लोग बाल विवाह जैसी जो कुछ परंपराएं थी इसको चुनौती देने लग गए। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए, कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, बात करेंगे 1929 की। इसमें ना बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया 1929 में। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ा दी गई और क्रमशः 21 साल लड़कों के लिए और 18 साल लड़कियों के लिए कर दी गई। दोस्तों, यह चित्र आप देख रहे हैं 8 साल की दुल्हन। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या हमें पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। अब हम बात करेंगे जाति और समाज सुधार की। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय और गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। दोस्तों, प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था और जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। उसमें क्या था कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया और इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन किया करते थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से वे निजात पा सके, इसलिए ऐसा करते थे। कई लोग दोस्तों ऐसे भी थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे, खिलाफ थे। और 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लग गए थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उस समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लग गए थे। नए कारखानों, नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी, यानी रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे थे। दोस्तों, अध्याय 6 में हमने शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ा था, है ना? अब कल्पना कीजिए कि इसे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हो गई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ भी तो किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। अब यह श्रम आया कहाँ से? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे लोग, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। दोस्तों, शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस,
त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत ही कठोर हुआ करता था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों और द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। इस चित्र को देखिए आप, एक कूली जहाज 19वीं शताब्दी का चित्र है। जॉन एलन नामक इस कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के हुआ करते थे। अब आप इस जानकारी को समझिए। ये जो चित्र है ना, कुछ मदिगा समुदाय के लोगों का है जो जूते बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश का चित्र है। दोस्तों, मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां बनाने में मतलब सीने में माहिर थे। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से ही देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं को, जो मरे हुए जानवर हैं, उनका चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता है। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध जब हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध, उसके समय क्या हुआ था ना, सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, लेकिन चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जो थे वो जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। दोस्तों, कक्षा में जगह नहीं है। आप इस चित्र को देखिए। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सुवर्ण जमींदारों के पास दोस्तों मजदूरी किया करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम किया करते थे। यहाँ पर यह शीर्षक है, कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। दोस्तों, इसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण शीर्षक पढ़ना है, समानता और न्याय की मांग। दोस्तों, 19वीं सदी की गैर ब्राह्मण जातियां थी ना, उनके भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने में लग गए थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों को शुरू कर दिया था। दोस्तों, आप बस इतना समझिए कि जब सब तरफ से उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही हो तो इंसाफ की गुहार लगाना ही उचित उस समय समझा जाएगा। दोस्तों, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। इन्होंने क्या किया कि चमड़े का काम करने वाले जितने भी लोग थे ना, उनको संगठित किया और उनकी जो सामाजिक स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, है ना। हम घासीदास की बात कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वह एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा था। दोस्तों, इन्होंने ना जातिगत जो भिन्नता होती है ना, उसके आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। ये उसके खिलाफ थे और इनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी दोस्तों, जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं गुलामगिरी की। दोस्तों, इस चित्र को देखिए, यह ज्योतिराव फूले का चित्र है। निम्न जाति नेताओं में दोस्तों ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 की बात करते हैं, तब इनका जन्म हुआ। ज्योतिराव फूले, इन्होंने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी।
बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया, बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क ये था दोस्तों कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के नीच निम्न जाति वाला उनको मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। दोस्तों, फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन को जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अतिशूद्रों, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, उनको जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। दोस्तों, अब बात करते हैं स्रोत 3 की, लेकिन इससे पहले आप ये चित्र देखिए, ज्योतिराव फूले का है। मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के कायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिराव फूले, काश्तकार की चाबुक, शेतकाचा आसूर, ये मराठी नाम होगा संभवतः। दोस्तों, बात करते हैं 1873 की, जब फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित करी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। दोस्तों, यह स्रोत 4 है, हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज को 2 मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि इस उदाहरण से हमें यह पता चला कि फूले ने क्या किया कि जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। इसके बाद में इस शीर्षक को पढ़िए, मंदिर में कौन जा सकता था। दोस्तों, अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। ठीक है दोस्तों, स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त तक नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी उपयोग कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। दोस्तों, यह जो चित्र आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं ना, ये मदुरै का है। मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। अब दोस्तों बात करेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन की। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत हुई। दोस्तों, यह प्रयास
यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि ब्राह्मण जो थे ना, वो तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। दोस्तों, यह चित्र आप देख रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार का यह चित्र है। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। दोस्तों, पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। इसीलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। दोस्तों, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। दोस्तों, ये दलीलें लोगों को सहज नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद तो दोस्तों यही था कि हिंदू धर्म में जातीय उच्च नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जो दोस्तों जाति का सवाल था उस पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। इस स्रोत को देखिए, महिलाओं के बारे में पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। यह पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंता नाइकल से उद्धृत किया गया स्रोत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जानकारी के विषय में। सुधारों के लिए संगठित होना। आप इस चित्र को देखिए। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से ये एक थे और बात करेंगे ब्रह्मो समाज की। दोस्तों, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ठीक है ना। ये जो संस्था है ये सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और जो बलि दी जाती थी उसके विरुद्ध थी और इसके जो अनुयायी थे वो उपनिषदों में विश्वास रखते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाएं जो हुआ करती हैं या हम बात करें कि परंपराएं जो थी उनकी आलोचना करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ब्रह्म समाज ने अलग अलग प्रकार के जो धर्म के आदर्श होते हैं, खास तौर से अगर हम बात करें हिंदुत्व की या ईसाई धर्म की, तो इसके विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। इसके बाद में इस चित्र को देखिए। ये है हेनरी डेरोजियो। दोस्तों, डेरोजियो एवं यंग बंगाल, है ना। 1820 की बात है। 1820 का जो दशक था इसमें हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और उन्होंने क्या किया कि अपने जो विद्यार्थी थे उनको आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया था। उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। इसके बाद इस चित्र को कौन नहीं जानता, यह है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद
रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पर रखा गया था। दोस्तों, यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो 1863 से 902 के बीच की कहानी है। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। दोस्तों, 1893 में स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। दोस्तों, वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की गरीबी, निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार सिर्फ तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। दोस्तों, इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने साधारण योगदान दिया, लेकिन राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। दोस्तों, उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं प्रार्थना समाज की। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। दोस्तों, प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसके बाद बात करेंगे वेद समाज की। इस चित्र को देखिए, ये सैयद अहमद खां का चित्र है। दोस्तों, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से ही प्रेरित था। वेद समाज में ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। दोस्तों, सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंह सभा आंदोलन की। ध्यान से समझिएगा, इस चित्र को देखिए। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1889 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। दोस्तों, इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। दोस्तों, उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। दोस्तों, अन्यत्र की बात करेंगे, काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। दोस्तों, हम यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी या गुलामी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या हम यह जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? समझते हैं। दोस्तों, समय था 17वीं शताब्दी का, जब यूरोपीय खोजी, यात्री और व्यापारी क्या हुआ, पहली बार पहुंचे अफ्रीका में। तो उन्होंने क्या किया, जो गुलाम थे ना, उनका व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के जो काले लोग थे ना, उनको पकड़कर अमेरिका में लेकर आते थे और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच दिया करते थे। समझिए, उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे।
कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। दोस्तों, श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले, सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया। दोस्तों, अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो। क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश हो। आप इस चित्र को देखिए। गुलामों की बिक्री, दक्षिण कैरोलिना, अमेरिका, 1856। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मेरा मानना है कि जब हमें कोई अध्याय समझ में आ जाता है, जब हम कोई अध्याय पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद हम उसके प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। आइए हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं कि क्या इन प्रश्नों के उत्तर देने में हम सक्षम हैं इस अध्याय को पढ़ने समझने के बाद। प्रश्न 1 को ही ले लीजिए। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। अगर हम बात करें सबसे पहले राम मोहन राय की, तो दोस्तों इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और सती प्रथा का विरोध किया, है ना। दोस्तों, आप अपने साथ एक कॉपी पेन भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके बाद जिक्र आता है दयानंद सरस्वती का। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी और क्या किया था, इन्होंने किया था विधवा विवाह का समर्थन, है ना। इसके बाद में हम ये नाम कैसे भूल सकते हैं, वीरशैलंगम पंतुलू, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। इसके बाद नाम आता है ज्योतिराव फूले का, है ना, यह भी नाम हम नहीं भूलेंगे। सत्यशोधक समाज संगठन, जाति आधारित समाज की इन्होंने आलोचना की। इसके बाद नाम आता है पंडिता रमाबाई का। दोस्तों, महिला अधिकार और विधवा गृह की स्थापना जो कि इन्होंने कहाँ की थी, पूना में की थी, है ना। उसके लिए हम इन्हें जानते हैं। पेरियार को भी हम जानते हैं दोस्तों, है ना। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे ये, और स्वाभिमान आंदोलन चलाया था, आपको याद होगा, है ना। एक पार्टी में गए थे, वहाँ पर इन्होंने अलग अलग जाति के अनुसार खाने की व्यवस्था देखकर पार्टी छोड़ दी और वहाँ इन्हें एहसास हुआ कि इसके लिए आंदोलन चलाने की आवश्यकता, स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद मुमताज़ अली की अगर बात करें तो मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए हम इन्हें जानते हैं, है ना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह महिला शिक्षा के लिए ही जाने जाते हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। इसे समझिए। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसे पढ़िए। जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है ना। इसके बाद में ख नंबर पे देखिए, लिखा है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो समाज सुधारक थे ना, इनको सामाजिक तौर तरीकों में सुधार लाने के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहने की आवश्यकता क्या थी, है ना, बिल्कुल नहीं थी। ये गलत है। इसके बाद अगला देखिए, सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बात भी पूरी तरह से गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने इस अध्याय में बड़े अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद दिया हुआ है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। तो इसका उत्तर जो है वो सही आएगा, है ना, ऐसा ही हुआ था। अब आइए विचार करें पे, देखिए क्या हमें किस बात पर विचार करने के लिए कह रहे हैं। बात करते हैं 3 की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह से मदद मिली। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने इस अध्याय में देखा था कि आप ऐसे समझिए कि जो उनको मदद मिली वो इस प्रकार से थी कि भाई संचार के नए तरीके जो है वो विकसित हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें आदि ये सब छप रही थी, है ना। और ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा क्या थी, सस्ती थी। ये हमने इस अध्याय में पढ़ा था। और इसीलिए क्या हो रहा था कि ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच पा रही थी, है ना। और नए शहरों की अगर हम बात करें तो इसमें हर प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक जितने भी मुद्दे थे, इन पर चर्चाएं होने लग गई थी और ये आम जनता तक के पहुंचने लग गई थी। इसके बाद इस प्रश्न को ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण
होते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर के गुजरना पड़ता था, है ना, जो उनके लिए उनको ठीक प्रतीत नहीं होता था। उन्हें लगता था कि वे बिगड़ जाएंगी और स्कूल जाने से लड़कियां जो है वो घरों से दूर भागने लग जाएंगी, कामकाज नहीं कर पाएंगी, पारंपरिक घरेलू काम जिन्हें हम कहते हैं वे नहीं कर पाएंगी। और अंतिम तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि लड़कियों के आचरण पर इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो बिगड़ जाएगी। ऐसा ये कुछ कारण थे लोग, है ना। इसके बाद अब प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा, और यदि हाँ तो किस कारण किया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें ना आलोचना के कारण की, तो वो हमने पढ़े थे और समर्थन के कारण भी पढ़े थे। मैं आपको याद दिला दूं, आलोचना के कारण क्या थे, जैसे कि जो जनजातीय समूह है और जो निम्न जाति के लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कर दिया चला जाएगा और भारतीय संस्कृति को नष्ट करके पाश्चात्य संस्कृति जो है, पश्चिम संस्कृति, उसको भारतीयों पर लाद देंगे। अब समर्थन के कारण क्या थे कि जनजातीय लोगों और जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए स्कूलों की स्थापना की गई है, स्त्री शिक्षा, पुरुषों के साथ समानता के अधिकार के पक्षधर थे, है ना, ये सब समर्थन के कारण थे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। इसे समझिए, अंग्रेज़ों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए दोस्तों जो निम्न माने जाने वाली जातियों से ही संबंधित थे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि शहरों में क्या हुआ, रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, है ना। क्या थे, जैसे मकान बनाना, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, रेलवे लाइन, मिलें, स्टेशन, इन सभी के निर्माण के लिए क्या था ना कि मजदूरों की आवश्यकता थी। इन कामों के लिए शहर जाने वाले जो लोग थे उनमें से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे, है ना। और 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय जो थे और निचली जातियों के जो बच्चे थे इनके लिए स्कूल खोलने लग गए थे और बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी यहाँ पर जा रहे थे। इसके बाद बात करते हैं 7 की। यहाँ पे लिखा है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था कि ज्योतिराव फुले ने क्या किया, ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। इनका क्या तर्क था दोस्तों? इनका मानना था कि जो आर्य है ना वो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया था, पराजित जनता को निम्न जाति वाला वो मानने लगे। दोस्तों पेरियार का भी जिक्र आएगा। उन्होंने क्या किया, हिंदू वेद पुराणों की आलोचना करी और उनका क्या मानना था कि जो ब्राह्मण है ना वो निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं और पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया, है ना। दोस्तों अंबेडकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी क्या किया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा समकालीन समाज में उच्च जातीय संरचना पर सवाल उठाए। दोस्तों वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है ना। दोस्तों इसके बाद बात करिए 8 की। फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? तो दोस्तों अब इसके तो कई कारण थे, जैसे कि हम बात कर लें कि 73 में फूले ने गुलामगिरी नामक ये पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक लिखने से 10 वर्ष पहले क्या हुआ था, अमेरिका में हो गया था गृह युद्ध। और इस गृह युद्ध में क्या परिणाम सामने आया कि दास प्रथा खत्म हो गई थी, है ना। तो फूले ने क्या किया, भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ कर देखा। इसीलिए फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित कर दिया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न 9 को देखिए। प्रश्न 9 क्या है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने बचपन से जातीय भेदभाव जो था ना उसको बहुत नज़दीक से देखा था। समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता, बुरा व्यवहार और भेदभाव हो रहा था, है ना। और 1927 की अगर मैं बात करूं तो इसमें और 1935 इसके बीच में क्या हुआ कि अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। इससे क्या हुआ कि देश को वह दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कमज़ोर किया जा सकता है ना। इसके बाद में अब अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मदद क्या मिली उसी पे बात कर लेते हैं।
फुले ने क्या किया, जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया और उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के जो अपमानपूर्ण हालात थे उनके बारे में गहरे तौर पर वो चिंतित थे, है ना। फिर हम इसके बाद में बात कर सकते हैं पेरियार की। क्या हुआ कि पेरियार की जो दलीलें थी ना, वो आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच में कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई, आप ऐसे समझिए। और इनकी आलोचना से क्या हुआ कि समाज में एक भाव आ गया समानता का, और इसके साथ साथ जातीय बंधन ढीले पड़ गए, छुआछूत की भावना खत्म हो गई, राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हो गया, है ना। ये सब हम कह सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा, संपूर्ण रूप से। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, जानकारी समझ में आई है, तो यह आपसे अपेक्षित है कि आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ, जानकारी को प्राप्त कर पाएँ। और जल्दी मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।